मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आइए मेरे बच्चे, कोशिश करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को आज कंप्लीट किया जाए और कुछ बढ़िया बढ़िया से सवाल कराए जाए। कुछ टाइप रह रखी हैं, उन पर आज डिस्कशन करते हैं। मेरे बच्चे, हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप 10 पे, जहां नंबर ऑफ आर्टिकल चेंज होंगे। ऐसे सवाल नहीं होते कि भाई 10 रुपए में 11 आर्टिकल खरीद लाए और बेचते वक्त हमने 11 आर्टिकल 10 रुपए के भाव से बेच दिए। तो ऐसे सवालों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए मेरे बच्चे, पहला सवाल। मैं चश्मा पहन लूं भाई। तो मेरे बच्चे, पहले सवाल में कह रहा है, यदि संतरे 10 रुपए में 11 की दर से खरीदे जाते हैं, यानी 11 आर्टिकल 10 रुपए के भाव से खरीद लिए, तो कहता है 10 आर्टिकल 11 रुपए के भाव से बेच दिए। ये सीपी है मेरे बच्चे और ये एसपी है। तो कहता है प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताइए, क्या किया जाए मेरे बच्चे? तो मेरे बच्चे, किया ये जाए कि नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल किया जाए। तो इसे 10 से गुना किया जाए, इसे 11 से। तो इधर भी 10 से किया जाए, इधर 11 से। इसका मतलब 110 आर्टिकल अगर हमने 100 रुपए में खरीदे, तो 110 आर्टिकल मेरे बच्चे हमने बेचे हैं 121 रुपए में। यानी नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल किया, यानी 100 की चीज 121 में बेची, मतलब 21 का प्रॉफिट 100 पे, यानी 21% प्रॉफिट पे चीजें बेची। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है एक दुकानदार ने 10 संतरे 50 रुपए के भाव से खरीदे। तो 10 संतरे 50 के, तो एक संतरा कितने का खरीदा? 5 का। तो एक संतरे का खरीदा हुआ मूल्य है 5 रुपए। और कहता है जी, जब बेचने लगे तो 12 संतरे 74 रुपए की रेट से बेच दिए। देखो, काटो जितना कट जाए। 2 से काटेंगे 6, 2 तिया 6, 2 साते 14। यानी यूं कह सकते हैं कि भाई 6 संतरे ना 37 रुपए के भाव से बेच दिए। तो बताइए मेरे बच्चे, प्रॉफिट या लॉस क्या होगा? तो नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल करेंगे, तो यहाँ 6 है तो इधर भी 6 से गुना करना है, इधर भी 6 से गुना। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि 30 रुपए में अगर हम 6 आर्टिकल खरीद के लाए थे, तो 37 में हमने बेच दिए, तो कितने का प्रॉफिट? 7 का। और 7 का प्रॉफिट 30 पे, तो 100 पे कितना है? अब आप जानते हैं कि 1/30 होता है 3 सही 1/3। तो 7/30 हो जाएगा, 7 तिये 21 और 2 23 सही 1/3। यानी ऑप्शन डी। आप ये बात जानते हैं ना कि 1/30 की परसेंटेज वैल्यू होती है मेरे बच्चे 3 सही 1/3%। तो 7 गुना कर रहे हैं। देखिए यार, यहां कह रहा है, सीजीएल का क्वेश्चन है, 100 आर्टिकल 350 रुपए में खरीदे। 0 से 0 गया, 5 दूनी 10, 5 साते 35। यानी हम ये कह सकते हैं कि बाबू 2 आर्टिकल आपने साढ़े ना सिर्फ 7 रुपए में खरीदे, और जब बेचने की बात आई तो 48 रुपए में एक दर्जन यानी 12 बेचती है। तो 12 से भाग देंगे, 12 चौक 48, 4 है। यानी एक आर्टिकल आपने 4 रुपए में बेच दिया। तो कह रहा है यार प्रॉफिट लॉस बताओ क्या होगा? तो देखो बाबू, तरीका ये है कि नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 से गुना। इसका मतलब चीज खरीदी अगर 7 में है तो बेची होगी 8 में। कितने का प्रॉफिट? 1 का। 1 का प्रॉफिट 7 पे, तो 100 पे कितना? 14 सही 2/7% का प्रॉफिट। देखिए यार, एमटीएस में कितना बढ़िया सवाल पूछा गया है। कहता है 150 रुपए प्रति सैकड़ा, यानी 100 क्या है ये? संतरे। तो 100 संतरे 150 के, तो काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 ती 15। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई वो ये कह रहा है कि भाई 2 संतरे ना 3 रुपए के भाव से खरीदे,
और जब बेचने लगे तो 24 रुपए में 1 दर्जन बेच दिया। दर्जन का मतलब 12, तो 12 दूनी 24, यानी 2 रुपए का एक आर्टिकल बेच दिया। भाई काटोगे तो ये तो आएगा। तो एक आर्टिकल 2 रुपए के भाव से बेच दिया। क्या हुआ जी प्रॉफिट लॉस, कैलकुलेट करो। तो आप कहोगे जी देखो, आर्टिकल इक्वल करना होगा तो इधर भी 2 से गुना करना होगा, तो इधर भी 2 से। तो इसका मतलब 2 आर्टिकल 3 रुपए के भाव से 3 रुपए में खरीदे और 2 आर्टिकल बेचे कितने में, 4 में। तो मेरे बच्चे कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपए का। हाँ जी, यानी अगर वो 2 आर्टिकल की ट्रांजेक्शन करेगा ना तो उसका प्रॉफिट 1 यूनिट होगा या 1 रुपया होगा, जबकि एक्चुअल में 1 रुपया नहीं प्रॉफिट हो रहा है, 1000 रुपए। तो 1 रुपए का प्रॉफिट 1 रुपया हो रहा था, जबकि हो रहा है 1000। कितना गुना हो रहा है जी, 1000 गुना। तो आर्टिकल भी मेरे बच्चे 1000 गुने पे ही डील हुई होगी। तो 2 का 1000 गुना 2000, इसका मतलब 2000 आर्टिकल खरीद के बेचे गए होंगे, तो ही मेरे बच्चे ऐसी सेटिंग बैठी होगी। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि भाई 400 चीकू 1410 रुपए पर सैकड़ा की दर पर खरीदे। यानी वो ये कह रहा है कि भाई 100 चीकू 1410 के, तो 400 चीकू यानी इसको 4 से गुना कर दो। तो भी 1410 गुना 4, ये आया 400 चीकू का कोस्ट है। गुना करते हैं 0, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5। यानी मेरे बच्चे हम ये कह सकते हैं कि 400 चीकू 5640 रुपए में खरीदे। 400 चीकू 5640 रुपए में खरीदे। कहता है जी 860 रुपए का कमाया प्रॉफिट। तो 0, 6 4 10, 8 6 14 और 1 15, 5 1 6। तो कह रहा है कि 6500 रुपए में उसने 400 चीकू बेच दिए। यानी 400 चीकू उसने 6500 में बेचे हैं। तो एक चीकू इतने में। तो कह रहा है बताओ 1 दर्जन यानी 12 चीकू कितने में। 4 तिये 12, 3 5 15, 3 6 18 और 1 19, 195। ये सवाल था मेरे बच्चे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरआरबी का एसआई 2024 का, सब इंस्पेक्टर 2024 का आरपीएफ का क्वेश्चन था। सवाल ठीक था कुल मिला के। देखिए मेरे बच्चे, अब आते हैं टाइप 11 पे। टाइप 11 में जो क्वेश्चन है उनमें कुछ कुछ मिक्सचर एंड एलिगेशन लगेगा, मिश्रण एवं समानुपात लगेगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन लगेगा, मिश्रण एवं समानुपात। मिश्रण एवं समानुपात। तो सीधे सवालों पर आते हैं। कहते हैं किराना दुकानदार ने 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 50 किलोग्राम चीनी खरीदी और 30 रुपए पर किलोग्राम की दर से 70 किलो चीनी खरीदी। देखो यार, मैं 2 तरीके से बताता हूँ यार। पहले बताता हूँ डिटेल, फिर बताता हूँ शॉर्ट। तो सवाल में वो ये कह रहा है कि भाई 40 रुपए पर किलोग्राम के रेट से 50 किलो चीनी और 30 रुपए पर किलोग्राम के रेट से 70 किलोग्राम चीनी खरीदी। मतलब ये कुल मिला के सारी चीनी खरीद के मिलाई। हाँ जी। अब जब इन्हें जोड़ोगे, सेट करोगे, तो ये आएगा 2000 और ये आएगा 2100। यानी ओवरऑल सीपी जो आएगा वो मेरे बच्चे कुल मिला के 4100 आया। पहले डिटेल बता रहा हूं, फिर शॉर्ट बताऊंगा। अब कह रहा है कि यार चीजें खरीद कितनी ली उसने, 50 और 70, 120 किलो चीज खरीद ली। बिल्कुल ठीक है। तो 120 किलो चीज उसने 4100 रुपए में खरीदी है। कह रहा जी वो मिश्रण को 20% प्रॉफिट में बेचना चाहता है। तो बताओ यार 1 किलो का रेट क्या होगा। तो 20% प्रॉफिट में बेचोगे मेरे बच्चे, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 की चीज खरीद के 1 का लाभ लेके 6 में बेचोगे। तो इस रेट में चीजें बेचोगे। बिल्कुल ठीक है। तो इतने रुपए में चीजें बेचनी कितनी जी, 120 किलो। तो 1 किलो कितने की, इतने। भाग दे देंगे, 0 से 0 गया, 6 दूनी 12 या 2 5 10, 10 से गया, तो आंसर आया 41 रुपए। एक तो तरीका है मेरे बच्चों ये वाला, पहले आराम से इतनी बात समझे, फिर कहानी आगे पढ़ा दो।
दूसरा मेरे बच्चे, हम इसी सवाल को एलिगेशन मेथड से यूज कर सकते हैं। कैसे? हम ये निकालना चाह रहे हैं कि भाई मिश्रण का कॉस्ट प्राइस क्या है, बाकी कहानी बाद में। तो 50 किलोग्राम चीज है, ये 40 रुपए के भाव की है। और 70 किलोग्राम चीज है, ये 30 रुपए पर किलोग्राम की है। तो मिश्रण का कॉस्ट बताइए। तो रेशियो आया 5:7। अब मेरे बच्चे, मिश्रण जब पढ़ा होगा आपने या पढ़ेंगे तो जानेंगे कि तरीका ये रहता है कि इनका डिफरेंस निकालो। 40-30 का डिफरेंस कितना है? 10। 10 को 5:7 में बांटो, तो ये वाली वैल्यू आती 10 गुना में 5/12। 2 5 10, 2 चौक 2 छिक 12, यह है 25/6। हाँ जी, 25/6 को लिख सकते हैं 4 सही 1/6। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो मिश्रण होगा वो 30 से इतना बड़ा होगा, यानी ये वाली वैल्यू 34 सही 1/6 रुपए पर किलोग्राम होगी। ये होगा मेरे मिश्रण का कॉस्ट प्राइस। और मुझसे ये पूछ रहा है कि अगर हम इसे 20% प्रॉफिट पे बेचे तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो हमारे पास मिश्रण का कॉस्ट आ गया जी, 6 चौक 24 और 1 25, 6 3 18 और 2 20, 205/6। कहता है अगर हम इसे 20% प्रॉफिट पे बेचे तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 की चीज 6 में बेचे तो इसका 6/5 बताओ। तो 6 से 6 काटा, 5 से काटा, 5 चौक 20, 5 एकम 5। तो आंसर आया 41, माफ करिएगा, यानी 41 रुपए में बेचना होगा हमें वो आर्टिकल, तो हम 20% का प्रॉफिट कमा पाएंगे। क्या मेरी बात समझ पाए मेरे बच्चे? कोई दिक्कत है भाई यहां तक? देखिए मेरे बच्चे, कह रहे एक दूध व्यापारी 50 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है। 50 रुपए लीटर की दर से दूध खरीदता है और कितना दूध ले रहा है जी? 30 लीटर। इसमें 20 लीटर मिलाता है जी पानी। बहुत बढ़िया काम किया जी। पानी का रेट है जी 0 रुपए पर लीटर। और कहता है अगर वो मिश्रण को 48 रुपए के भाव से बेच रहा है तो उसका प्रॉफिट परसेंट बताइए क्या होगा। देखो यार, पहले मिश्रण का कॉस्ट निकालते हैं। क्या बैठा, रेशियो लेंगे 3:2 आया। तो 50 और 0 के बीच का डिफरेंस 50। 50 को 3:2 में बांटोगे तो आएगा 30 और 20, तो ये वाली वैल्यू 30 आएगी, एक्चुअल में ये वाली वैल्यू 20। तो 50 में से ये चीज घटा के 20 आएगा, मतलब ये वैल्यू कितनी रही होगी? 30। यानी सच बात यह है कि मिश्रण का कॉस्ट प्राइस 30 रुपए पर किलोग्राम रहा। और मिश्रण हमने बेचा कितने में है? 48। तो 30 की चीज 48 में बेची, कितने का प्रॉफिट? 18 का। तो मेरे राजा बाबू 18 का प्रॉफिट कमाए हो 30 पे, ये तो बताइए कितना परसेंट हो गया। तो 6 3 18, 6 5 30, 3/5 यानी 60%। यानी 60% प्रॉफिट पे चीज बेची गई। देखिए मेरे बच्चे, इस वाले सवाल में कहता है रितिका परचेज x किलोग्राम व्हीट एट ₹30 पर किलोग्राम। कहता है रितिका ने x किलोग्राम चीज खरीदी है 30 रुपए पर किलोग्राम के भाव से। 30 रुपए पर किलोग्राम के भाव से खरीदी। अब कहता है कि उसने इस x किलो में से 8 किलो चीज तो x रुपए पर किलोग्राम के भाव से ही बेच दी, x रुपए पर केजी के भाव से बेच दी। और जो बच गया, तो x में से 8 हो गया तो बचा कितना? x-8। तो इस x-8 किलो को उसने 45 रुपए के भाव से बेचा है।
तो कहता है कि कुल मिला के उससे 10% का प्रॉफिट हुआ है। तो x किलो चीज 30 रुपए पर किलोग्राम के भाव से खरीदा, टोटल पे 10% का प्रॉफिट कमाओगे तो 30 का 10% 3, यानी 33 रुपए पर किलोग्राम में चीज बेची गई होगी कुल मिला के। तो मैं ये कह सकता हूं कि x किलो चीज 33 रुपए के भाव से, यानी 33x। मेरे बच्चे बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए, फिर से समझाता हूं। सवाल में कह रहा है कि यार x किलो चीज जो है ना वो 30 रुपए पर किलोग्राम के भाव से हमने खरीदी थी, ठीक है जी। इस x में से 8 किलो चीज तो x रुपए के भाव से बेच दी। आपको कंफ्यूजन ये हो सकता है कि यार ये दोनों जगह x का क्या सेंस है, सवाल ऐसा मैं क्या करूं। और जो बाकी क्वांटिटी बच गई, तो x में से अगर 8 किलो यहां बेच दी तो बची कितनी भाई, x माइनस 8। तो x माइनस 8 किलो चीज को 45 के भाव से बेच दिया। तो जो ओवरऑल हमें प्रॉफिट हुआ वो 10% हुआ, तो 30 का 10% 3, यानी 33 रुपए के भाव से हमने ओवरऑल चीजें बेची हैं सारी मिला के। तो x गुना 33 करेंगे 33x। सोल्व करने जाएंगे मेरे बच्चे, तो ये आया 8x, ये 45x, माइनस 8 5 40, 8 चौक 32 और 4 36, 360, 33x। 33 इधर लाएंगे माइनस का, 45 में 33 गया 12, 12 और 8 20x, 360, जीरो, 2 से घटा 18, x की वैल्यू आ गई 18, x की वैल्यू आ गया 18। और उसने हमसे यही पूछा है कि भाई 45 रुपए के भाव से कितनी चीज बेची, तो x माइनस 8, तो x की वैल्यू 18, 18 में से 8 गया 10, यानी 10 किलो चीज बेची। तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। देखिए यार, कहता रीनी ने दो रंग C1 और C2 को 2:3 के अनुपात में मिलाया। कहता है दो रंग, एक C1 है और एक C2 है, इसे 2:3 के अनुपात में मिलाया। यदि पहले रंग C1 की दर 500 रुपए प्रति इकाई है, कहता है इसकी कॉस्ट 500 रुपए पर यूनिट है, और वह दोनों रंगों के मिश्रण को 650 रुपए प्रति इकाई मूल्य पर बेच रहा है, तो दूसरे रंग C2 का इकाई क्या होगा। कहता है रीनी हैज मिक्स टू कलर C1 एंड C2 इन द रेशियो दिस इफ द रेट ऑफ द कलर C1 इज दिस पर यूनिट एंड सी इज सेलिंग द मिक्सचर ऑफ द टू कलर एट रुपीज पर यूनिट इन द यूनिट एट ब्रेक इवन प्राइस। देखिए इंग्लिश में कितना सही लिखा है, एट ब्रेक इवन प्राइस का मतलब हुआ कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेच रहा है ना। और वह दोनों रंगों के मिश्रण को 650 रुपए प्रति इकाई मूल्य पर बेच रही है। हिंदी में कितनी गलत भाषा है, 650 में बेच रही, ये नहीं पता चल रहा कि कैसे बेच रही, प्रॉफिट पे या लॉस पे। इंग्लिश में लिखा है ब्रेक इवन, ब्रेक इवन का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। तो 650 रुपए पर यूनिट मिश्रण का सेलिंग है, और यही मिश्रण का कॉस्ट है, क्योंकि ब्रेक इवन तभी होगा जब नो प्रॉफिट नो लॉस हो। तो कह ये रहा है कि बताइए सेकंड कलर C2 का प्राइस क्या होगा। देखो यार 650 में 500 गया, 150 आया, तो 3 यूनिट मेरे बच्चे 150, तो 1 यूनिट 50, तो 2 यूनिट 100, तो ये 100 बड़ा होगा यानी 750। तो C2 का रेट 750 रुपए पर यूनिट हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मेरे बच्चे राइट आंसर। कह रहा है कोई किराना बेचने वाला IBACIO का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल देता है IB भाई। IB और ICAR ये दोनों अच्छे सवाल देते हैं। कह रहा है ग्रोसर मिक्सेस टू वेराइटीज ऑफ व्हीट एंड सेल्स द मिक्सचर एट रुपीज दिस पर किलोग्राम टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 25%। कहता है एक मिश्रण को 28 रुपए पर किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा है, तो 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 25% का प्रॉफिट हो रहा है, 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी 4 में खरीदा, 1 का ला, तो 5 में बेचा, तो 5 यूनिट इतना, तो 4 की वैल्यू कितनी। तो देखो यार 4 8 32, 4 दूनी 8 और 3 11, 112/5, 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौक 20,
यानी 22 है, 5 था ना नीचे, 22.4। तो ये 22.4 मेरे बच्चे है मिश्रण का कोष्ठ। तो मेरे बच्चे मिश्रण का जो कोष्ठ है वो 22.4 है। दो तरीके से समझाऊंगा, ठीक है जी। इनका जो रेशियो है ना, वो रेशियो हमें दे रखा है, दो किस्मों को मिलाने लग रहा है, और कहता है यदि गेहूं की पहली किस्म का क्रय मूल्य दूसरी किस्म से 2 गुना है, यानी इसका कोस्ट प्राइस का रेशियो 1 है तो इसका कोस्ट प्राइस 2 है। यानी मेरे बच्चे इनके कोस्ट प्राइस का रेशियो 1:2 है। ठीक है जी। और कहता है उसने इन्हें 2:3 के अनुपात में मिलाया, 2:3 के अनुपात में मिलाया, 2:3 के अनुपात में मिलाया। अब मेरे बच्चे आपको करना क्या होगा, यहाँ 2x लेना होगा, यहाँ x लेना होगा, और फिर मिश्रण लगाना होगा। तो 2x में से घटाएंगे तो यह आएगा 2x माइनस 22.4, इधर 22.4 में से x घटाएंगे, फिर सोल्व करेंगे, इक्वल टू 2:3 रखेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। ये इसका बढ़िया और बेहतरीन तरीका यह है कि जब उसने हमें कोस्ट प्राइस दे ही रखा है कि भाई पहले वाले का जो कोस्ट है वो दूसरे वाले से डबल है, ऐसा ही है ना। तो मान लो दूसरे वाली का कोस्ट अगर 1x है या दूसरे वाली का कोस्ट x है, तो पहले वाली का कोस्ट 2x है। और कहता है क्वांटिटी जो हम ले रहे हैं ना वो 2:3 ले रहे हैं। तो यहां से मिश्रण की कोस्ट निकालते हैं कैसे, 2 दूनी 4x और जमा 3x बटे टोटल क्वांटिटी 2 और 3 5। यानी मिश्रण का जो कोस्ट प्राइस आया ना मेरे बच्चे, वो आया 7x बटे 5। ये आया मिश्रण का कोस्ट प्राइस। अब कहता है कि वो इसे 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी 4 में खरीद के 5 में बेच रहा है, यानी 5/4 कीमत में बेच रहा है। तो ये आया मिश्रण का सेलिंग प्राइस, और मिश्रण का जो सेलिंग प्राइस है मेरे राजा वो है 28 रुपए। तो 5 से 5 कटा, 7 चौक 28, 4 चौक 16, तो एक्स की वैल्यू आ गई 16। इसका मतलब ये 16 रुपए है, ये 32। तो सस्ते वाला पूछा है तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा 16, 16 मेरा राइट आंसर। कहते हैं एक डीलर 3 प्रकार के सेब खरीदता है मेरे बच्चे, 50, 40 और 30 रुपए के भाव से। 50 रुपए के भाव का, 40 रुपए के भाव का और 30 रुपए के भाव का। और कहता है इन्हें मिक्स कर रहा है 2:4:9 में। कह रहा है 30% के मुनाफे पर बेचता है, तो सेलिंग प्राइस बताओ मिश्रण का। देखो यार करो क्या, वेटेड एवरेज लेंगे, 50 गुना 2, 100 रुपए का तो ये आया, 160 का ये आया, और 270 का ये आया। तो देखो यार 0 7 6 13, 2 और 1 3 और 1 4 1 5, 530। नोट 4 13 2 15। तो ये आ गया मेरे बच्चों मिश्रण का वेटेड एवरेज। बिल्कुल ठीक है। अगर ये मिश्रण का वेटेड एवरेज है तो कह रहा है वो इसे 30% प्रॉफिट में बेचना चाह रहा है। 30% की फ्रैक्शन क्या हो गई जी, 3/10, यानी 13/10 में बेचना चाह रहा है, और इसी की वैल्यू पूछ रहा है। तो भाई 0 से 0, अब अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है, और अप्रोक्सीमेट बहुत खतरनाक खतरनाक है, दूर दूर है। तो देखो यार 15×3 45, यानी 3 से ज्यादा है, तो 13×3 39 से बड़ा आंसर आएगा। और 15×4 60, 4 से छोटा है, तो 13×4 52 से छोटा आएगा। मेरे बच्चे 52 से छोटा और 39 से बड़ा, तो ऑप्शन बी ही राइट आंसर है। एग्जाम सर पर हैं, तो रिवीजन भी दमदार होना चाहिए। पेश है राकेश यादव सर की मैथ रिवीजन बूस्टर बुक। इसमें मिलेंगे सभी जरूरी फॉर्म्यूल, थ्योरम्स, स्मार्ट कॉन्सेप्ट्स और शॉर्ट ट्रिक्स, वो भी बाइलिंगुअल भाषा में। चाहे रेलवे हो या एसएससी सीजीएल हो या कोई और वनडे एग्जाम, अब मैथ्स का रिवीजन होगा आसान और तेज। तैयारी भले ही आखिरी समय की हो, लेकिन अब कोई कमी नहीं रहेगी। मैथ्स में टॉप करना है तो रिवीजन बूस्टर जरूरी है। देखिए मेरे बच्चे, अब आते हैं हम टाइप 13 पे। कुछ बढ़िया सवाल लेते हैं टाइप 13 में। आइए पहला सवाल देखिए, कहता है ए कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द सेलिंग प्राइस।
कहते हैं यार ए अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन सेलिंग प्राइस पे करता है मेरे बच्चे। ये ए है, ये बी। ए अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन एसपी पे करता है, जबकि बी अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन सीपी पे करता है। बिल्कुल ठीक बात है। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रॉफिट इज दिस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल, यहां से देखिए, एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल फॉर बोथ ऑफ देम इज सेम। कहता है सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है एंड बोथ ऑफ देम गेट 28% प्रॉफिट। कहता है यार दोनों को 28% का प्रॉफिट होता है। 28% की फ्रैक्शन क्या होती है मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे 4% 1/25, तो 28 व 7 गुना 7/25, यानी पहले वाले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 25 है तो 7 का प्रॉफिट है, तो यानी खरीदा होगा 18 में। दूसरे वाले को 25 में खरीदा होगा तो 7 का कमाया होगा प्रॉफिट, बेचा होगा 32 में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन सीपी पे 28% कर रहा है, जबकि ये सेलिंग प्राइस पे 28% प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर रहा है। कह रहा है जी दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। आओ राजा, तो सेलिंग प्राइस सेम है तो इधर 25 से गुना करना पड़ेगा, इधर 32 है, तो इधर भी 32 से गुना, इधर 25 है। अब कह ये रहा है कि दोनों के लाभों के बीच का अंतर 588 रुपए। तो ये 7 गुना 32 प्रॉफिट हुआ है या 7 गुना 25 प्रॉफिट हुआ? तो दोनों इसमें से ये घटाएंगे तो 7 को मना जाएगा, 32 में 25 का 7 से, यानी 49 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि एक्चुअल हो रहा है 588 का। तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 49। अब हमसे पूछ ही रहा है तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो हर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हुआ 32 गुना 25, 32 गुना 25। देखिए मेरे दोस्त, ये तो तय है कि इस सवाल के आंसर में केवल आखिरी में ही 2 जीरो आ सकती है, क्योंकि 25 है, 5 का और तो फैक्टर है नहीं, 5 की पावर 2 ही है। तो मेरे बच्चे ये गलत होगा, ये गलत होगा, या तो ये सही है या ये सही है। दूसरी बात यह है कि 49 से काटोगे तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि 7 से कट तो रहा नहीं। 7 7 49, 7 8 56 और 7 चौक 28, 12 7 84। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, ये तो सिंपल हो गया, 12 गुना 25 332, 96 से कुछ दिमाग दौड़ानी नहीं है, आंख बंद करके ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। भाई नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस का फार्मूला आपको याद है ना, वहां हमने ये चीज सीखी थी कि 5 की जितनी पावर होंगी और 2 की जितनी पावर होंगी उनमें जो कम होगा, तो यहाँ 32 तो 2 की पावर 5 है, 25 5 की पावर 2, तो जो कम होगा उतनी ही जीरो आखिर में आती है। ये सवाल ICAR असिस्टेंट 2022 में मेरे बच्चे पूछा गया। कह रहे हैं एक वस्तु की लागत मूल्य 1200 रुपए, यदि ग्राहक 4 ऐसी वस्तुएं खरीदता है तो उसे एक मुफ्त मिलती है। कहता है ग्राहक को जो स्कीम मिल रही है वो बाई 4 गेट 1 फ्री मिल रही है, बाई 4 गेट 1 फ्री मिल रही है, ठीक है। कहता है एक वस्तु का लागत मूल्य 1200 रुपए और सेलिंग प्राइस 1800 रुपए, तो 4 वस्तुएं बेचने पर दुकानदार द्वारा अर्जित शुद्ध प्रतिशत लाभ क्या होगा? देखो यार, आपको परसेंटेज चाहिए तो परसेंटेज चाहिए तो एक्चुअल डाटा के साथ मत बढ़िए, रेशियो ले लीजिए। 2 6 12 नहीं, 6 दूनी 12, 6 3 18। आप सिर्फ ये देखिए कि एक आर्टिकल की कॉस्ट थी 2 और बेच रहा था 3 में, बस इतने पे चर्चा करिए। तो ये बताइए उसके घर से कितने आर्टिकल जाएंगे? 5। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट 2 तो 5 आर्टिकल की कॉस्ट 10, और उसे मेरे बच्चे जो सेलिंग प्राइस मिलेगा वो कितने आर्टिकल का मिलेगा? 4 का, क्योंकि बेच तो 4 रहा है, एक तो फ्री दे दिया, तो एक आर्टिकल वो 3 का बेच रहा है, यानी 12 है। तो 10 की चीज 12 में, तो 2 का प्रॉफिट, 10 पे 2 का प्रॉफिट, यानी 20%। मतलब मेरे बच्चे 20% का प्रॉफिट कमा रहा होगा। बात को समझना, हमने परसेंटेज में ये चीज बार बार सीखी है कि जब भी किसी क्वेश्चन में कंपैरिजन चाहिए, रेशियो चाहिए, फ्रैक्शन चाहिए और परसेंटेज चाहिए,
तो वहाँ हमें रियल वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं, वी जस्ट इग्नोर इट। तो हमें उसे बस इग्नोर कर देना चाहिए। तो डायरेक्ट ही मेरे बच्चे मेरे को सिद्ध हो गया कि ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। नहीं तो आप यहाँ 1200 लेते हैं, यहाँ 1800 लेते, फिर कैलकुलेशन करते हैं, फर्क क्या पड़ा। देखो मेरे दोस्तों, सवाल में कह रहे पर्सन परचेज 10 बॉक्सेस ऑफ ग्रेप्सेस एट ए कॉस्ट ऑफ ₹2000 पर बॉक्स। कहता है जी 10 बॉक्स खरीदे एक आदमी ने, 10 बॉक्सेस खरीदे, 2000 रुपए का एक बॉक्स है और एक बक्से में 20 किलो अंगूर आते हैं। तो मेरे बच्चे अगर एक बक्से में 20 किलो अंगूर आते हैं तो 20 किलो अंगूर हैं 2000 रुपए के। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई जो कॉस्ट प्राइस आया ना अंगूरों का, 20 किलो 2000 का, तो 1 किलो आया 100 रुपए का। तो 100 रुपीज पर किलोग्राम आया मेरे बच्चे 1 किलो अंगूर की कॉस्ट। और कह रहा है हर डब्बे को 2500 रुपए में बेच रहा है। तो 2500 रुपए में डब्बा बेच रहा है, मतलब 20 किलो चीज बेच दे रहा है, तो 250/2 यानी 125। तो हम ये कह सकते हैं कि सर 1 किलो चीज 125 रुपए की बेच दी। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब सवाल में ये कह रहा है कि भाई एक्चुअल में जो खरीद के लाया था ना, वो तो 10 डब्बे खरीद के लाया था। तो एक डब्बे में 20 किलो, तो मेरे बच्चे 10 डब्बों में कितने हो गए भाई, एक एक बॉक्स में 20 किलो, तो 10 बॉक्स में कितने हो गए 200 किलो। तो कॉस्ट प्राइस तो होगा 200 किलो का और 1 किलो का रेट है 100 रुपए। तो ये तो होगा कॉस्ट, यानी 20,000 रुपए। और मेरे दोस्तों जब सेलिंग प्राइस की बात हो तो सवाल में वो ये कह रहा है कि जब बेचने लगा तो 10 किलो अंगूर खराब हो गए, बट ऑन द होल 10 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स वर डैमेज। 10 किलो अंगूर जो है खराब हो गए। तो भैया 200 किलो अंगूर थे, 200 में से 10 खराब हो गए, तो बेचा तो केवल 190 किलो ही। और किस रेट से, 125 के भाव से। तो कहता है बताइए उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये कहानी बतानी है। तो देखो जी 0 आएगा, 19 से गुना करेंगे, 19 पंजे 95 आएगा, बिल्कुल ठीक है। वरना क्या कहें क्या ना कहें, कैसे मुश्किल, हाँ सीधा ही कर देते हैं। देखो 19 पंजे 95, 19 दूनी 38 और 9 47, 19 से कम 19 और 4 23। तो इसका मतलब 23,750 रुपए की चीज उसने बेची है, 20,000 में खरीदी, तो 3,750 का इस हिसाब से उसको गेन हुआ। लेकिन कह ये रहा है कि 1,000 रुपए उसने परिवहन में भी खर्च कर दिए। तो 3750 में 1,000 रुपए उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हटा देते हैं, तो कुल मिला के 2,750 रुपए का मेरे बच्चे उसे प्रॉफिट हुआ ही हुआ। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है एक आदमी ने अपने आर्टिकल को 5,000 रुपए में बेच रहा था पहले वो, ठीक है। अब 5,000 रुपए की जगह अब वो 4,680 रुपए में बेच रहा है। तो कहता है उसका जो लॉस परसेंट है वो 4% बढ़ गया मेरे बच्चे। कहता है उसका जो लॉस है वो मेरे बच्चे 4% बढ़ गया, लॉस 4% बढ़ गया। यानी 5,000 से 4,680 यानी 320 रुपए कम में बेच रहा है ना, 320 रुपए कम में बेच रहा है मेरे बच्चे। तो उसका लॉस 4% बढ़ गया। यानी एक्चुअल में 4% की वैल्यू है 320। तो 1% की वैल्यू क्या होगी भाई, 420 ना 320/4। तो 100% की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे, इतनी। तो 4 8 32 80। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअल में उस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 8,000 है, ठीक है जी। और अब वो कह रहा है कि अगर वो इस आर्टिकल को 4% प्रॉफिट पे बेचना चाहता है, तो भाई 4% की वैल्यू 320 थी, तो यानी अब उसे बेचना होगा मेरे बच्चे 8320 रुपए। मेरे बच्चे अब उसे आर्टिकल 8320 रुपए में बेचना होगा। इसको थोड़ा भाई बड़ा कर देता हूं, देख कि दिखाई ढंग से दे जाए आपको। अब देखिए, देखिए मेरे बच्चे, बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे सवाल पहले ही बहुत पूछे जाते थे। दो तरीके से एक्सप्लेन करता हूं, पहला इस सवाल को डिटेल, देन फिर शॉर्ट में। देखिए मेरे बच्चे,
अगर मैं इसे डिटेल करूं तो मान लेता हूं एक फल विक्रेता के पास एफ फल है। कह रहा जी उसने अपने पास जो भी संतरे थे उसका 45% एक ग्राहक को दे दिया और साथ में एक संतरा भी दे दिया। भाई 45% की फ्रैक्शन हुई 9/20, यानी अगर 20 संतरे थे तो 9 तो ग्राहक को दे दिए, बचे कितने? 11। अब इतने संतरे उसके पास रह गए थे, इसमें से भी उसने एक संतरा और दे दिया, तो अब उसके पास इतने संतरे रह गए। कहता अब जो शेष संतरे बचे उसका 20% यानी 1/5। कहता है उसने फिर ग्राहक को दे दिए, तो 5 में से एक ग्राहक को दे दिए तो शेष का 4/5 संतरे बचे, और इसमें से भी 2 और संतरे उसने ग्राहक को दे दिए। तो अब कुल मिला के इतने संतरे उसके पास है मेरे बच्चे। भाई इतने बचे थे, उसका 20% ग्राहक को दे दिए, 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 में एक ग्राहक को दे दिया तो इतना बचा, और बचे हुए में से भी 2 और भी दे रखे उसे, यानी 20% जमा 2 संतरे और दिए हुए। अब कहता है जी फिर क्या हुआ, अब जो बच गए उसका 90%, 90% यानी 9/10 संतरे तीसरे ग्राहक को दे दिए, तो 10 में से 9 गए तो बचे कितने? 1/10। और कहता है ये वाली वैल्यू है मेरे बच्चे 5 संतरे। तो कह रहा बताओ शुरुआत में फल विक्रेता के पास कितने संतरे थे? देखो यार 10 को 5 से गुना करेंगे 50, -2 उधर लेके जाएंगे 52, है ना, ये आएगा 52, ये आएगा 11/20 -1 गुना 4/5। मैंने क्या किया, 10 5 50, -2 उधर गया, प्लस का कर दिया, 4 से काटेंगे 13, 13 से 5 65, तो 5 को 13 से गुना किया 65, 1 उधर गया तो 66, तो f का 11/20 गुना बराबर 66 है। 11 छिक 66, 20 छिक 120, यानी शुरुआत में जो फल थे मेरे बच्चे 120 थे। दूसरी बात ये भी आप समझ सकते हैं कि जो भी मेरा आंसर होगा वो हर हाल में 20 से तो भाग होने वाला चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए मैं कह सकता था कि ये मेरा आंसर नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं है, या तो डी होगा या ए होगा। अब दूसरा तरीका अपनाते हैं कि वापसी वाला रास्ता पकड़ो। अगर आप सवाल को और जल्दी तोड़ना चाहते हैं तो धीरे धीरे वापसी से आइए। उसने कहा कि 90% तीसरे ग्राहक को बेच दिए और फिर भी 5 संतरे बचे, तो मतलब 90 देने के बाद 10% संतरे बचे, तो 10% अगर 5 है तो 100% क्या होगा? 50, यानी तीसरे ग्राहक को देने से पहले 50 संतरे थे। ठीक है जी, और जब दूसरे ग्राहक को दिया तो जो बचे हुए थे उसका 20% दिया और साथ में 2 संतरे दिए। अगर वो 2 संतरे नहीं देता तो उसके पास इस समय 52 संतरे होते, और ये 52 संतरे कब होते? जब वो बचे हुए का 20% दे देता। 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 में से एक ग्राहक को दिया तो बचे होंगे 4, तो 4 यूनिट 52, तो 5 की वैल्यू कितनी? इसका मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं दूसरे ग्राहक को देने से पहले उसके पास 65 संतरे थे। अब जो पहला ग्राहक है उसने 45% संतरे लिए, मतलब पहले ग्राहक को 45% दिए और एक संतरा भी साथ में बेचा, तो अगर वो एक ना बेचा होता तो इसके पास 66 होते, 66 बचे होते। कब? जब 45% बिक गए होते। 45% की फ्रैक्शन मेरे बच्चे 9/20, यानी 20 में से 9 बिक गए होते तो बचे कितने होते? 11, तो 11 यूनिट 66, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी? तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर आया 120। तो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, ऑप्शन डी मेरा यहाँ पे राइट आंसर है। ऐसे सवाल जब भी आते हैं लैंग्वेज ये रहती है कि पहले को जो बचा हुआ था उसका आधा दे दिया, फिर इतना था, फिर उसका इतना दे दिया, इतने संतरे एक्स्ट्रा दे दिया, तो इनमें एक ही काम करना है, दूसरा कोई काम नहीं। पीछे से कैलकुलेशन शुरू कर लो, सबसे आखिरी ग्राहक से, उससे कैलकुलेशन मजबूत हो जाएगी आपकी। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है आर ने कुछ पैसा एस को उधार दिया। आर कोई आदमी है, इसने कुछ पैसा एस को उधार दिया है, ठीक है जी, और एस ने वही पैसा टी को उधार दिया। अब कहता है एस को जो इंटरेस्ट मिलेगा ना वो मिलेगा मेरे बच्चे 8,500 ना 8.5%, 8.5% इंटरेस्ट मिलेगा। और कहता है आर जो चुकाएगा ना, एस जो चुकाएगा ना आर को वापसी, भाई यहां से टी ने इसको 8.5% ब्याज दिया है और एस इसको 17,000 रुपए ब्याज देगा, मतलब 17,000 रुपए फालतू चुकाएगा।
कुल मिला के कहानी कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि भाई आर से कुछ पैसा उधार लेके एस ने कुछ पैसा उधार लिया आर से, और फिर वही पैसा टी को दे दिया। यहां से 8.5% ब्याज मिला और इसे 17,000 रुपये फालतू चुकाएगा। तो बताओ यार, एस को कितनी राशि कम से कम लेनी चाहिए जिससे उसे कोई नुकसान ना हो? तो भाई उसे कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये तो तभी संभव है मेरे बच्चे, जब जितना उसने यहां से उधार लिया है और उस पे जो ब्याज मिलेगा उतना ही ब्याज यहां वो चुका दे। अगर 8.5% ब्याज मिला तो 8.5% ही यहां चुका देगा, तो ही उसे कोई लॉस नहीं होगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि सर 8.5% जो है ना, एक्चुअल में यही रिप्रेजेंट कर रहा है 17,000 को। तो 1% की वैल्यू बटे 8.5, तो 100% की वैल्यू कितनी? पॉइंट हटाएंगे, 1 जीरो हटा, 85 दूनी 200, 200 को 1000 से गुना करेंगे 2 लाख। इसका मतलब एस ने एक्चुअल में 2 लाख रुपए उधार ले रखे थे आर से। उस 2 लाख पे का 8.5% निकालोगे तो 17,000 यहाँ ब्याज बना। तो 17,000 उसे यहां से ब्याज मिला और उसने वापसी भी 17,000 ही लौटा दिया। तो यानी जब एस 2 लाख रुपए उधार ले लेगा तो उसे कोई प्रॉफिट, कोई लॉस नहीं होगा, मतलब कोई नुकसान नहीं होगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, साधुवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू मेरे बच्चे। एग्जाम सर पर है तो रिवीजन भी दमदार होना चाहिए। पेश है राकेश यादव सर की मैथ रिवीजन बूस्टर बुक। इसमें मिलेंगे सभी जरूरी फॉर्म्यूल, थ्योरम्स, स्मार्ट कॉन्सेप्ट्स और शॉर्ट ट्रिक्स, वो भी बाइलिंगुअल भाषा में। चाहे रेलवे हो या एसएससी सीजीएल हो या कोई और वनडे एग्जाम, अब मैथ्स का रिवीजन होगा आसान और तेज। तैयारी भले ही आखिरी समय की हो, लेकिन अब कोई कमी नहीं रहेगी। मैथ्स में टॉप करना है तो रिवीजन बूस्टर जरूरी है।